नमस्कार, मैं हूं विकास और मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी गंगा पर यह खास पेशकश उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। ये दास्तान है उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों, संस्थानों और उद्योगों की जिन्होंने समाज में एक नई मिसाल कायम की है। आज इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं बनारस शहर के एक ऐसे हॉस्पिटल की जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक भरोसा जगता है। ये वात्सल्य चिल्ड्रन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल तक के बच्चों के इलाज के लिए उम्मीद की एक किरण जैसा है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है बनारस। जन्म और पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले शहर बनारस का इतिहास 3000 साल पुराना है। संकरी टेढ़ी मेढ़ी गलियां, गंगा घाट, शाम की आरती का जिक्र मात्र से ही बनारस आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। कभी आयुर्वेद को नई दिशा दिखाने वाला ये शहर आधुनिक चिकित्सा में भी नए आयाम छू रहा है। एक ऐसा ही नाम है वात्सल्य चिल्ड्रन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक ऐसा हॉस्पिटल जो बनारस में सिर्फ बच्चों के इलाज के लिए समर्पित है। वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल 30 साल पहले 1992 में मेरे फादर और मदर दोनों पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन पूर्वांचल तक इसको खिताब को लेके आए और सर्विसेज को काफ़ी इंक्रीज़ किया। ये बनारस का वो हॉस्पिटल है जिसके काम की ख्याति आसपास के बड़े शहरों तक पहुंची है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बनारस ही डेवलप नहीं था तो और डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न बिहार में तो और भी ज़्यादा पुअर हालत थी। तो जब हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया तो उनको बहुत सहायता मिली। नेपाल से, गोरखपुर से, देवरिया से, बस्ती से, इस तरह से दूर दूर से बच्चे आते थे और ईश्वर की दया से बच के जाते थे। ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हैं, जिसमें एक पीडियाट्रिक्स एक डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारा पीडियाट्रिक्स एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर पीडियाट्रिक्स के सारे डिपार्टमेंट हैं। चाहे कार्डियोलॉजी हो जाए, चाहे नेफ्रोलॉजी हो जाए, एंडोक्रिनोलॉजी हो जाए, न्यूरोलॉजी हो जाए, डेंटल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से कहा जाए, बच्चे के लिए अगर कुछ भी सोचना है तो आप एक हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हर मुश्किल का डटकर सामना करने वाले डॉक्टर दिव्यांग के सामने जब ये सवाल आया कि किस ब्रांच को अपनाएंगे तो उन्होंने वो चुना जो सबके लिए आसान नहीं है। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर जब चुनना था तो बहुत लोगों ने बोला कि ये डिफ़िकल्ट ब्रांच है, ये मत चूज़ करो, और भी न्यूरोलॉजी है, ये है, और भी चीज़ें थी। लेकिन उस समय फिर ये था कि जो हर कोई कर रहा है फिर वो नहीं करना है। तो इस तरह से जब आगे बढ़ते गए और जब मैंने दिल्ली में देखा कि जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बदल सकती हैं। डॉक्टर दिव्यांग ने दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी मिट्टी अपने लोगों के बीच काम करने का फैसला लिया। ऐसे केस जो नहीं एडमिट कर पाते थे उन केसों को भी एडमिट कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो डॉक्टर दिव्यांग के आने से एक तरह से हम लोग को एक ईश्वरीय मदद मिली है और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्यांग ने आते ही इसे बड़े शहरों की तर्ज पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया ताकि बनारस के लोगों को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़ें। 24/7 पीडियाट्रिशियंस तो है, लेकिन अब आपको 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियंस मिल रहे हैं। अब आपको 24/7 ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही हैं, 24/7 इमरजेंसी एडमिशन्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट 24/7 यू कैन डू OPDs ऑल्सो, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और हम लोग की जो पूरी टीम है वो उस तरीके से प्रतिबद्ध है कि कैसे हम लोग लोगों को सर्विसेज दे पाएँ। वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल आज लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है और बनारस में सबसे पहला हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों में एडमिशन की फैसिलिटी, कार्डियक केयर की फैसिलिटी दी है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फैसिलिटी दी है। वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल नाम के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। हम पुणे से मुंबई और मुंबई से बनारस आ रहे थे। उसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है मनमाड़, जहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ था कि वात्सल्य ही तो बच्चों से प्यार है। बस वो स्लोगन मेरे मन में
बैठ गया। और चूंकि मेरा बच्चों से ज़्यादा लगाव था, और वात्सल्य एक ऐसा शब्द है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं बच्चों की डॉक्टर बनूंगी, अपना हॉस्पिटल खोलूंगी, तो मैं वात्सल्य ही रखूंगी। मरीजों के दर्द को समझना और उसे ट्रीट करना ही वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कमाई है। पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करना, ये भी एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स में था, जो आज भी हम लोग इन तीनों प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्वालिटी पे बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए, पेशेंट को पेशेंट की तरफ ट्रीट करना है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और जो बेस्ट हो सकता है। कई बहुत ही गरीब लोग होते हैं जिनको हम लोग को फ्री सर्विसेज देनी होती हैं। ये 2-3 प्रिंसिपल्स ऐसे रहे हैं जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरे ख्याल से कभी चेंज नहीं हुए। वात्सल्य चिल्ड्रन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को 30 सालों से जनता की सेवा करते देख एबीपी गंगा ने हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर दिव्यांक पाठक को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को समर्पित वात्सल्य हॉस्पिटल बच्चों की सेहत सुधारने में जुटा है, तो हम सबके जीवन में शुद्धता यानी प्योरिटी लाने की मुहिम चला रहा है उत्तर प्रदेश का एक और उद्योग। अब जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के साकेत ग्रुप की कहानी है, जिसके साकेत पशु आहार ने बाजार में मिलावटी और अशुद्ध पशु आहार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। और उसका ही नतीजा है कि आज साकेत के हर्बल कैटल फीड की शुद्धता से प्रदेश के लोगों के दुधारू पशुओं की सेहत में भी सुधार हो रहा है, और साथ ही हमें भी मिल पा रहा है शुद्ध दूध और उससे बने उत्पाद। स्टार्टअप से सक्सेस तक पहुंचने का मंत्र देती ये कहानी है साकेत ग्रुप की। पशु आहार के क्षेत्र में साकेत ग्रुप सफलता की आसमानी ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वस्थ पशु आहार वाले विश्वास की सील वाली ये बोरियां नकली पशु आहार के जहर से मुक्ति का भरोसा दिलाती हैं। ये साकेत ग्रुप की फैक्ट्री यूपी के कौशांबी जिले में है। अप्रैल 1997 में इलाहाबाद से अलग होकर कौशांबी जिला अस्तित्व में आया। कौशांबी में साकेत ग्रुप का ये इकलौता बड़ा प्लांट है जिसकी क्षमता करीब 3000 टन है। इस प्लांट में दूध देने वाले पशुओं के लिए हर्बल कैटल फीड बनाया जाता है। और ये हैं साकेत ग्रुप को इस मुकाम पर लाने वाले मनीष जायसवाल। मनीष साकेत ग्रुप के सीईओ हैं। हमारा एक सिद्धांत था कि हमें अभी कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। वही सिद्धांत आज हमारे वरदान के रूप में है। आज हम 75 डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करते हैं और हम कंपटीशन को बीट करने में आज सफल हुए हैं। आगे कुछ भी बताएं उससे पहले समझिए कि हर्बल कैटल फीड क्यों खास है और कैसे हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। भारत में करीब 2 करोड़ लोग आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं। आज के दौर में नकली या केमिकल युक्त पशु आहार बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। खराब गुणवत्ता वाला आहार लेने से पशुओं की फर्टिलिटी यानी प्रजनन की क्षमता खत्म हो रही है। मनीष जायसवाल बताते हैं कि हर्बल कैटल फीड के उत्पादन से पहले इस पर गहन रिसर्च की गई। नतीजे हैरान करने वाले थे। लोग अपने कैटल्स को केमिकल युक्त फीड खिलाते थे, जिसके कारण 3 से 4 साल में कैटल्स की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी और वो दूध देना बंद कर देती थी। इसको हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। हमने हर्बल फीड बनाया, जो कि हमने केमिकल्स की जगह हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला के इसको तैयार किया। हर्बल कैटल फीड पशुओं का न सिर्फ पसंदीदा आहार है, बल्कि इससे पशुओं के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर देखने को मिला। जानवर इसको बड़े ही चाव से खाते हैं। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ता है और उपभोक्ता को शुद्ध दूध मिल जाता है। अपने प्रोडक्ट के साथ साथ साकेत ग्रुप ने कौशांबी जिले में विकास और रोजगार के जरिए बड़े पैमाने पर विस्थापन रोकने का काम भी किया। मेरे पापा का सोचना था कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम के लिए, तो जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पे बेरोजगारी बहुत है सर। मेरे पापा के इंडस्ट्री में 800-900 फैमिली काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री में बात करें तो 300 फैमिली को हमने रोज़गार दिया। तो सबसे बड़ा यही था कि हमें रोज़गार देना है यहाँ के लोगों को जो बाहर जा रहे हैं, यहीं काम करें।
मनीष जायसवाल के साथ कारोबार को आगे ले जा रहे मनीष के भाई घनश्याम बताते हैं कि हर्बल कैटल फीड क्रांति ला रहा है। हम लोगों की इम्यूनिटी लेवल बहुत कमज़ोर है और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स मिल्क है, और मिल्क के साथ खिलवाड़ है क्योंकि केमिकल बेस्ड मिल्क आ रहा है। जानवर अगर केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ खाएगा तो उसके बॉडी में ही जाएगा, वो केमिकल मिल्क के रूप में हम बाहर ही आता है। तो हम लोगों ने हर्बल बेस पे काम किया और एक हर्बल कैटल फीड तैयार करके और फिर मार्च में इस प्रोडक्ट को बाज़ार में लॉन्चिंग किया। और आप सबके आशीर्वाद से, ऊपर वाले के विद गॉड ग्रेस, हम लोगों को बहुत अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है। ये इंडस्ट्री हमारी ग्रो करती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जानवर बड़े अच्छे से खा रहा है बिना केमिकल के, उससे ज़्यादा दूध आ रहा है, उससे अच्छा फैट आ रहा है और जानवरों की बॉडी में बहुत अच्छा नरिशमेंट आ रहा है। मनीष के पिता रमेश चंद्र जायसवाल ने 1999 में साकेत ब्रिक के नाम से इंडस्ट्री की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले का विकास करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कामयाबी हासिल हुई। एथिक्स हम लोगों का है क्वालिटी प्रोडक्ट का। हम अपनी क्वालिटी और अपनी पॉलिसीज़ को लेके कस्टमर से मिले। शुरुआत में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन ये कि लोग बात ही नहीं करते थे हम लोगों से, और वही प्रोडक्ट किसी अदर कंपनी का जो बड़े शहरों से उनको यूज़ करते थे। लेकिन हम लोगों ने अपने व्यवहार, अपने मार्केटिंग स्किल्स को प्रेजेंट किया, प्रोडक्ट क्वालिटी सेम लेके आए और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया, और जहाँ चाह वहाँ राह का फार्मूला अपनाया। लोगों ने फिर धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया। साकेत ग्रुप न सिर्फ यूपी के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि हर्बल कैटल फीड के जरिए लोगों की सेहत को भी सुधार रहा है, जिसे देखते हुए एबीपी गंगा ने मनीष जायसवाल को यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। वाकई साकेत ग्रुप की कामयाबी गवाह है कि अपने काम में ईमानदारी और खुद पर भरोसा ही किसी व्यक्ति या उसके संस्थान को बुलंदी की ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है अच्छी शिक्षा। उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की दिशा में बड़े कदम उठाते कानपुर के जीडी गोयनका स्कूल की कहानी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। कहते हैं अच्छी शिक्षा वो है जो व्यक्ति को समझदार और बेहतर इंसान बनाती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा में बेहतरी के इसी ख्याल के साथ कानपुर के चंदन अग्रवाल ने शुरू किया था जीडी गोयनका स्कूल। आज इस स्कूल ने देखते ही देखते स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। देखते हैं इसकी कहानी। पूरब का मैनचेस्टर कानपुर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जिसमें समय के साथ बदलाव की कई कहानियां सिमटी हैं। चमड़े और कपड़े के कारखानों से लेकर आईआईटी तक कानपुर का कोई मेल नहीं। लेकिन औद्योगिक क्रांति लाने वाले कानपुर में एक ऐसा भी संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का कारवां लेकर निकल पड़ा है। हम बात कर रहे हैं जीडी गोयनका स्कूल कानपुर की। शिक्षा के पर लगाकर आसमान छूने वाले छात्र तैयार करना जीडी गोयनका स्कूल कानपुर का लक्ष्य है। शिक्षा में सुधार की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कानपुर के चेयरमैन चंदन अग्रवाल। 2013 में चंदन अग्रवाल ने कानपुर में इस स्कूल की नींव रखी। यूपी के अलग अलग शहरों में जीडी गोयनका स्कूल की ब्रांच हैं, जिसमें कानपुर ब्रांच अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहा है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड 1 से प्री प्राइमरी से इनफैक्ट क्लास 12 तक यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक सीबीएसई बोर्ड एफिलेटेड स्कूल्स हैं। और ये स्कूल एक ऐसा है जिसपे हम पूरा फुल्ली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस करते हैं। सफल स्कूल के रूप में चंदन अग्रवाल के इस साकार सपने के पीछे लंबे संघर्ष की कहानी छिपी है। बहुत जगह तो देखिए, जब गए तो रिजेक्शंस मिल गया। बैंक्स में पहुंचे तो वहाँ पे लोगों ने बोला नहीं ठीक है, देखेंगे, बताएंगे।
और कई लोगों से बात की तो बहुत जगह पे डिस्करेजमेंट भी हुआ, बट बहुत जगहों से इनकरेजमेंट भी हुआ। तो जब मैं लोगों से मिलता था तो पहले लगा कि नहीं होगा, फिर हमारे फैमिली से किसी ने कहा कि नहीं देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तो आदमी 27-28 ईयर्स में बन जाता है, तो वो भी तो यंग ही होता है। तो जब एक आदमी एक पर्टिकुलर पूरा डिस्ट्रिक्ट चला सकता है तो एक स्कूल चलाना या ग्रुप ऑफ स्कूल चलाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो लोगों ने मनोबल भी दिया, कुछ लोगों ने हताश भी किया, लेकिन डिटर्मिनेशन तो पहले दिन से ही था कि करना है इसको। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन और म्यूजिक एकेडमी है। अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां एकेडमी में छात्रों को ट्रेनिंग देती हैं। स्कूल में वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं। प्रबंधन भी उच्च स्तर का है। हम लोग कोई भी सिर्फ एडमिशन्स के लिए नहीं भागेंगे, हम लोग बच्चों का एक प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे और जिन बच्चों को एक्चुअली नीड है होलिस्टिक डेवलपमेंट की उसका ही सिलेक्शन करेंगे। हमारे टीचर्स कॉम्पिटेंट इनफ हैं। हमने प्राइवेट ट्यूशन्स को डिस्करेज किया कि हमारे स्कूल के टीचर्स खुद जाके प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाने लग जाएं। जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत थी उसको स्कूल में ही लगवाई, और स्पोर्ट्स के लिए भी सेम चीज़ें हम लोगों ने की। तो काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों ने डे 1 से डिसाइड कर रखे थे, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोगों ने नहीं किया। कोरोना ने जीने का तरीका बदला तो स्कूलों की व्यवस्था भी बदली। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में कोरोना नियमों पर प्रबंधन सख्त है। बच्चों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। कोरोना काल में डिजिटल लर्निंग से छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखा। जो कॉन्सेप्ट हम लोग एक्चुअली स्टार्ट किए थे 2013 से, एक्चुअली वो अब एजुकेशन इंडस्ट्री की नीड बनेगी 2022 से जब स्कूल्स वापस से खुलेंगे। तो हमारे तो पहले से ही वैसे बने हुए हैं स्कूल जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, हाइजीन है। किसी क्लासेस में ज़्यादा स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हम लोगों ने बनाई नहीं है पहले से। तो सब बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा मॉनिटर किया अपने स्मार्ट ऐप से और अपने रिकॉर्ड से कि बच्चा स्कूल आ रहा है, उसके मिड टर्म मार्क्स क्या हैं, उसके यूनिट एग्जाम्स के मार्क्स क्या हैं। अब चंदन अग्रवाल बिहार में भी स्कूल की एक ब्रांच खोलना चाहते हैं ताकि वहां की शिक्षा में सुधार करने में भी अहम भूमिका अदा कर सकें। आगे आपको बिहार के लिए चंदन की योजना बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि यूपी बिहार में शिक्षा का क्या हाल है। प्राइमरी स्तर पर यूपी के 39 छात्रों के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। यूपी की साक्षरता दर 69.72 है। बिहार में साक्षरता दर 69.84 है। यानी शिक्षा से जुड़े संसाधनों, अच्छी शिक्षा और शिक्षकों की बेहद जरूरत है। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। तो जिस समय मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था उस समय काफ़ी एजुकेशन इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी। हमेशा महसूस होता था कि इस इंडस्ट्री में काम करने की बहुत ज़रूरत है और अपने देश को, प्रदेश को जितने हो सके ऐसे स्कूल्स दिए जाएं जहाँ पे हम लोग बच्चों का पूरा विकास, दैट इज़ कॉल्ड द होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे खेलें, कूदें, पढ़ाई करें, म्यूज़िक सीखें, एकेडमीज़ में ज्वाइन करें। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा वैसे फील्ड पे खेलते हैं और अच्छा पोटेंशियल है, बट कोचिंग नहीं है उनके पास, कोचेज़ नहीं है। तो हम लोगों ने फिर महेंद्र सिंह धोनी साहब से टाई अप किया। तो उनको भी ये चाहिए कि टियर 2-3 सिटीज़ में उनकी एकेडमीज़ खुलें, अच्छा टैलेंट प्रमोट हो और कोच का सिलेक्शन भी उनकी टीम ही करती है। मीडिया ने काफ़ी अप्रिशिएट किया हम लोग के एफर्ट्स को और हम लोगों ने काफ़ी नए तरीके से अपने वेंचर्स को बताया। तो हमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों के स्कूल को चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया था विज्ञान भवन दिल्ली में। कहते हैं कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती, तो सफलता के लिए जरूरी शिक्षा क्यों पुराने ढर्रे की बंदिशों में बंधी रहे। यही वजह है कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के जरिए शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने का संकल्प चंदन अग्रवाल ने लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में चंदन अग्रवाल के योगदान को देखते हुए एबीपी गंगा ने उन्हें यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। वाकई कुछ नया करने के लिए पुराने ढर्रे तोड़ने पड़ते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसा ही चंदन अग्रवाल ने किया और आज पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में इनका नाम है। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ ऐसी ही प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।